नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि। तो चलिए इसका सारांश जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। रंगभूमि हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है। ये उपन्यास पहली बार सन 1924 से 25 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से प्रभावित यह रचना औद्योगिकरण के दोषों, पूंजीवाद, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों और भारतीय ग्रामीण समाज के संघर्ष को गहराई से उजागर करती है। मतलब ये रंगभूमि जो उपन्यास है वो 24-25 के में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में महात्मा गांधी के विचारों का और आदर्शों का के दर्शन होते हैं। और इसमें ये जो उपन्यास है ये औद्योगिकरण जो हुआ था उनके दोषों को बताता है, पूंजीवाद और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को और भारतीय ग्रामीण समाज के संघर्ष को बहुत ही गहराई से बताता है ये उपन्यास। ठीक है, तो देखिए इस उपन्यास की मूल जानकारी बता देते हैं। इसका प्रकाशन 1924-25 में हुआ और ये जो मुख्य विधा जो है सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यास है, क्योंकि ये समाज के लिए भी है और समाज में निहित यथार्थ को उजागर करने वाला ये उपन्यास है। इसका जो प्रमुख पात्र है वो सूरदास है, एक अंधा भिखारी है, एक अंधा व्यक्ति है, भिखारी तो नहीं कहेंगे, एक अंधा व्यक्ति है। जॉन सेवक पूंजीपति है और सोफिया विनय और प्रभु सेवक, ये 3 पात्र हैं। केंद्रीय विषय जो है औद्योगिक विकास हो रहा है और उससे ग्रामीण जीवन, जल जमीन की लड़ाई और गांधीवादी सत्याग्रह, ये है इस उपन्यास का केंद्र बिंदु। अब कहानी किस तरह से शुरू होती है, तो रंगभूमि कहानी वाराणसी के पास स्थित पांडेपुर गांव के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये रंगभूमि जो उपन्यास है वो वाराणसी के पांडेपुर गांव के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए सूरदास जो व्यक्ति है, इसका नायक है, कहानी का नायक सूरदास एक अंधा भिखारी है जिसके पास पूर्वजों की छोड़ी हुई कुछ बीघा जमीन है। भिखारी तो नहीं कहेंगे, व्यक्ति बोल सकते हैं, किसान बोल सकते हैं, जिनके पास पूर्वजों की छोड़ी हुई कुछ बीघा ज़मीन है। वह इस ज़मीन को पूरे गांव के भलाई के लिए, पशु चराने के लिए वो खुला कर देता है। यानी यहाँ का जो सूरदास नाम का जो एक किसान है वो अंधा है और उसके पूर्वजों ने ज़मीन जो दी है उसने उस ज़मीन को क्या कर दिया है, पशु को चरने के लिए दे दिया है। अब देखो औद्योगिकरण का आगमन होता है, नए नए बिजनेस का आविष्कार होता है, तो शहर का एक अमीर ईसाई व्यवसायी जो है बिजनेसमैन मिस्टर जॉन क्या करता है, सेवक सूरदास की उस ज़मीन पर सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है। वह उसके लिए सरकारी तंत्र और पैसे की ताकत का इस्तेमाल करता है। मतलब सूरदास की ज़मीन, जो सूरदास ने अपनी ज़मीन जानवरों को चरने के लिए दी थी, वो उस पर वो क्या करता है, मिस जॉन क्या करता है, वो सिगरेट का कारखाना बनाना चाहता है, फैक्ट्री खोलना चाहता है और उसके लिए क्या करता है, सरकारी तंत्र से लेके पैसे की ताकत का वो पूरा यानी अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करता है। सूरदास शारीरिक रूप से अक्षम है और गरीब होने के बावजूद भी अपनी ज़मीन देने से मना कर देता है। सूरदास क्या है कि वो एक तो अंधा भी है और गरीब भी है, पर भी वो इतने बड़े व्यक्ति को क्या करता है, ज़मीन देने से मना कर देता है। वह इस अन्याय के खिलाफ पूरी ईमानदारी, अहिंसा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ता है। तो यहाँ पे उसका चरित्र प्रेमचंद्र के उपन्यासों में सबसे मजबूत गांधीवादी प्रभाव वाला माना जाता है कि एक अकेला व्यक्ति जो गरीब है और शारीरिक रूप से कम है, अक्षम है, मतलब वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, तो भी वो इतने बड़े व्यक्ति से अकेले लड़ता है। तो यहाँ पे गांधीवादी के दर्शन होते हैं, गांधीवादी आदर्शों के दर्शन होते हैं कि गांधीवादी विचारधारा ने पूरे समाज में परिवर्तन किया था, देश में क्रांति की थी। वहीं एक अंधा व्यक्ति जो गरीब भी है, फकीर भी है और एक बड़े उद्योगपति से क्या करता है, संघर्ष करता है, लड़ता है। प्रेम और आदर्श के दर्शन देखिए, प्रेम और आदर्श के दर्शन कैसे होते हैं अब इसमें। मुख्य कहानी के साथ साथ इसमें जॉन सेवक की जो बेटियां हैं, सोफ़ी, जॉन सेवक कौन है, एक ईसाई बिजनेसमैन है, उसकी बेटी जो सोफिया रहती है, और एक राष्ट्रवादी युवक विनय की अंतर्जातीय और त्रास्त प्रेम की कहानी भी चलती है जो समाज के धार्मिक और सामाजिक बंधनों को दिखाती है। यहाँ पे जो जॉन सेवक, उसकी बेटियां सोफिया रहती है और यहाँ पे राष्ट्रवादी युवक जो रहता है
वो विनय रहता है। तो इन दोनों के प्रेम को भी यहाँ पे दर्शाया है और किस तरह से सामाजिक बंधन और धार्मिकता के कारण उनका जो प्रेम है वो सफल होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या विषय का क्या संदेश दे रहा है, ये उपन्यास क्या बताना चाहता है। तो पूंजीवादी बनाम श्रमिक वर्ग कि कैसे बड़े उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए गरीब किसानों की ज़मीन तक छीन लेते हैं। ये पहले भी होते हुआ है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों की ज़मीन छीनते हुए आए हैं और अभी भी छीन रहे हैं। सत्य और अहिंसा की जीत, यानी सूरदास का चरित्र ये दिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी हाल में हो, उसे जीवन रूपी रंगभूमि में आकर अपना कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, गरीब हो, जो भी हो, पर उसे अपना कर्म करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। और जो संघर्ष करता है उसे विजय अवश्य प्राप्त होती है। अब इसमें इस उपन्यास में सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार भी दिखाया है कि ब्रिटिश काल के दौरान अफसरशाही और पुलिस किस तरह से आम जनता का शोषण करने में करती थी और अमीरों का साथ देती थी। तो इस उपन्यास के माध्यम से हमें ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि हमारे समाज में जो पूंजीपति वर्ग है वो किस तरह से गरीबों का शोषण करता था और अपने स्वार्थ के लिए उनकी ज़मीन छीन लेता है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति कमज़ोर है वो भी संघर्ष करके गांधीवादी विचारों को अपनाकर, अहिंसा के तत्वों को अपनाकर संघर्ष कर सकता है, ये भी ये उपन्यास सिखाता है। और तीसरा इसमें बताया कि सरकारी तंत्र में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये लोग बड़े बड़े पूंजीपति का ही साथ देते हैं, ये दिखाने का प्रयत्न किया है। और तीसरा, सोफिया और विनय के प्रेम के माध्यम से ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि ईसाई व्यक्ति और दूसरा राष्ट्रवादी जो धारा का व्यक्ति था, वो जाति, धर्म और संप्रदाय के कारण दोनों का जो प्रेम है वो सफल होता है कि नहीं होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।